Assalamu alaikum. So today is first class of this course. We are starting with general pathology. So let's start. The first chapter that we are going to study of general pathology is cellular reaction to injury. सेलुलर रिएक्शन टू इंजरी। अब इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है और किस चीज़ का कॉन्सेप्ट होना आपको आपके लिए ज़रूरी है। अब इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिसमें हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया ये पढ़ेंगे। फिर आप टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द conceptual one is cellular injury. Excuse me. So, the most important one in this chapter is cellular injury or cell injury and cell death. And what is the mechanism of cell injury? So this is the conceptual part of this chapter. आपको इसका concept होना बहुत जरूरी है कि cellular reaction to injury क्या है और mechanism क्या है cell injury के behind. उसके अलावा there are two other topics which are important as well, that is necrosis and apoptosis. नेक्रोसिस में से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और एपोप्टोसिस जो है वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एपोप्टोसिस का कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सेलुलर रिएक्शन टू इंजरी में सबसे पहले आपने पढ़ना है सेल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सेल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में अब सेल्स जो होते हैं, जब भी कोई स्ट्रेस आता है, आइदर वो इस्कीमिया की फॉर्म में है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की फॉर्म में है, हाइपोक्सिया की फॉर्म में है, सो वट एवर स्ट्रेस दैट इज इम्पोज्ड अपॉन द सेल्स, उसको सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अब सेल के जो रिस्पॉन्सेज हैं स्ट्रेस में, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज हाइपरट्रॉफी। स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल्स जो होंगे वो हाइपरट्रॉफी हो सकते हैं। लेट्स सी के हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ट्रोफी और मेटाप्लेजिया। सो हाइपरट्रोफी का मतलब है देर इज इंक्रीज इन सेल साइज। जो सेल का साइज है अगर वो इंक्रीज हो जाए इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, तो दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज हाइपरट्रोफी। तो इंक्रीज इन सेल साइज, जब सेल साइज इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज इन सेल साइज विल लीड टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। अब हाइपरट्रोफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और हाइपरट्रोफी पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। हाइपरट्रोफी और ये जितने भी सेल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड व्हाट इज पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपरट्रोफी। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी आप देखते हैं जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो जिम कर रहे हैं रेगुलरली, अपने मसल्स को यूज करते हैं। सो मसल मैस जब बिल्ड होता है एक्सरसाइज के दौरान, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। इसी तरह से जैसे आपने ये एग्जांपल बड़ी कॉमन सुनी होगी कि एक जो वुड कटर्स होते हैं या जो कॉन्स्टेंटली अपने यूज कर रहे होते हैं, जो आपके हैमर और नेल्स के साथ जिनका ज्यादा काम होता है, उनमें भी आप देखते हैं तो बाइसेप्स की जो है वो हाइपरट्रोफी हुई होती है। सो जितना मसल आप यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस दिस इज नॉर्मल रिस्पॉन्स, दिस इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। So what are the causes of pathological hypertrophy? Pathological hypertrophy आप commonly देखते हैं hypertensive patients में। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें वेंट्रिकल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल जो साइज है वो इंक्रीज होता है। सो हम इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दैट इज सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन। सो दिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन जहां पे आपको हाइपरट्रोफी मिलती है। देन द अदर सेल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज हाइपरप्लेजिया। सो व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, हाइपरट्रोफी में तो लेट्स सपोज सेल 1 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर से वो 2 सेंटीमीटर हो गया, जबकि हाइपरप्लेजिया में एक सेल की बजाय अब 4 सेल हो गए। सो हाइपरट्रोफिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, रिजल्ट विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। सो इवेंचुअली अगर सेल साइज इंक्रीज हो या सेल नंबर इंक्रीज हो, बढ़ना तो एंड पे ऑर्गन का साइज ही है। सो हाइपरप्लेजिया की क्या एग्जांपल है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया आपको ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट, प्रेगनेंसी में जो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होती है ब्रेस्ट की, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया।
हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दे कैन अकर टुगेदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि हाइपरट्रॉफी भी हुई है और हाइपरप्लेजिया भी हुआ है, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। ये किसकी, इसकी एग्जांपल क्या है? यूट्रस की जो एनलार्जमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। तो ये एमसीक्यू बहुत कॉमन है, और ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी जो है वो एक साथ होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जब यूट्रस एनलार्ज होता है तो उसमें हाइपरट्रॉफी भी हो रही होती है और हाइपरप्लेजिया भी हो रहा होता है। देन एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब है श्रिंकेज इन साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। सो सेल अगर अपने साइज में छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, सेल सेल सब्सटेंस के लॉस होने की वजह से, सेल सब्सटेंस के लॉस का मतलब क्या है कि उसका साइटोप्लाज्म लॉस हो रहा है, उसकी ऑर्गेनेलिज लॉस हो रही है। सो श्रिंकेज इन सेल साइज रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस, दिस इज नोन एज एट्रोफी। सो एट्रोफी किस वजह से हो सकती है? व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ एट्रोफी? एट्रोफी में अगर लेट्स सपोज नर्व सप्लाई, जो भी ऑर्गन है, जो भी पर्टिकुलर मसल है या स्ट्रक्चर है, उसकी नर्व सप्लाई का लॉस हो जाए। जब नर्व सप्लाई का लॉस होगा इसको हम कहेंगे लॉस ऑफ इनर्वेशन। जब इनर्वेशन नहीं, सप्लाई नहीं है, तो इन रिस्पॉन्स, अब ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस, लॉस ऑफ इनर्वेशन। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होना शुरू हो जाएगा? ऑर्गन जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, साइज में श्रिंक कर जाएगा। अगर किसी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो गई है, सो डिमिनिश ब्लड सप्लाई इट विल आल्सो लीड्स टू एट्रोफी। न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट है, न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट, आपने मेल नरिशमेंट जो है, मेल नरिशमेंट के अंदर आपने देखी होगी प्रोटीन एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर आपको नजर आती है एट्रोफी। इसी तरह से एजिंग, एजिंग में भी एट्रोफी हो जाती है। सो एट्रोफी इज ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है कि एट्रोफी जो है ये किस वजह से होती है? प्रोटीन सिंथेसिस एट्रोफी के अंदर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एट्रोफी होती है। सो आपने याद रखना है एट्रोफी इज ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन थ्रू यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे जो है ये प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे होता है। ये प्रोटियोसोम का मतलब होता है ना, जो फेगोसाइट्स होते हैं, जो फेगोसोम होगा जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। सो यूबिक्विटिन आपकी एक प्रोटीन है, जब ये बाइंड करती है किसी भी चीज के साथ तो उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। सो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे ये आपका सेल्फ ईटिंग का ही एक पाथवे होता है, एपोप्टोसिस। सो एट्रोफी किस दो वजहों की वजह से होती है? व्हाट आर द टू रीजंस बिहाइंड एट्रोफी? आइदर देयर इज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गई या प्रोटीन की डिग्रेडेशन इंक्रीज हो गई। देन व्हाट इज मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया ये एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का मतलब होता है इट कैन बी रिवर्टेड बैक। ये अगर ये मसला हो भी गया, डिजीज हो भी गया, तो ये नॉर्मल की तरफ वापस जा सकती है। सो दिस इज रिवर्सिबल। तो मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल चेंज है फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम होना चाहिए था, लेकिन सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम इट चेंजेस इनटू कोलमनर एपिथेलियम, या कोलमनर एपिथेलियम स्क्यूमस में चेंज हो रहा है। तो एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में जब चेंज हो जाती है इसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। अब स्क्यूमस मेटाप्लेजिया के डिफरेंट एग्जांपल्स है। जब नाम दिया होगा स्क्यूमस तो इसका मतलब है कि जो चेंज, इवेंचुअल जो चेंज है ना, जो रिजल्ट रिजल्ट है वो स्क्यूमस है। तो सिगरेट स्मोकर्स में जो नॉर्मल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है ट्रेकिया का और ब्रोंकाई का, ये चेंज हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम में। याद रखो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस है ना, ये उस जगह पे आएगा जहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन होगी। तो सिगरेट स्मोक भी क्रोनिक इरिटेशन करती है इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब क्रोनिक इरिटेशन होगी, जो नॉर्मल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो चेंज होकर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस बन जाएगा। सो स्क्यूमस मेटाप्लेजिया इज सीन इन सिगरेट स्मोकर्स। दिस इज एन एमसीक्यू एज वेल। देन कोलमनर एपिथेलियम एट स्क्यूमो कोलमनर जंक्शन ऑफ सर्विक्स भी रिप्लेस हो जाता है बाय स्क्यूमस एपिथेलियम। ये भी आपको नजर आता है। सो ट्रांजिशनल जोन इसको कहते हैं। सो ट्रांजिशनल जोन मेटाप्लेजिया होता है। देन विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विटामिन ए डेफिशिएंसी पे और मेटाप्लेजिया पे बहुत दफा एमसीक्यू आया हुआ है, सो आपने याद रखना है। अगर विटामिन ए नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, सो विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। if vitamin A is deficient it will lead to metaplasia. So metaplasia can take place in the absence of vitamin A. तो यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछे।
ये सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी में अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली पूछ लें, फिर हम आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। सबको क्लियर है? So now let's see types of calcification. Types of calcification में you have got two types of calcification. Types of calcification, this is also an important topic. So जो भी important topic होगा मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगी कि जिसमें से MCQ आते हैं, आप काइंडली उसको स्टार बना लें अपनी बुक्स पे या जिस तरह भी आपने इसको याद रखना है। सो टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ आते हैं। अब दो टाइप्स हैं कैल्सिफिकेशन की, वन इज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन एंड द अदर वन इज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। So, what is the difference between these two types, and what is metastatic and what is dystrophic calcification? Metastatic calcification जो होती है ये बेसिकली आपके हेल्दी टिश्यूज में होगी, जो प्रीवियसली हेल्दी है। प्रीवियसली हेल्दी टिश्यूज के अंदर अगर कैल्शियम जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उसको कहेंगे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। सो मेटास्टेसिस यही होता है ना कि कैल्शियम जाके वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। सो जो प्रीवियसली हेल्दी टिश्यूज में अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, सो दिस इज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब ये जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है इसकी कोज ये होती है कि अगर आपके सीरम में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए, सो इफ देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, कैल्शियम एक्सेस में है, तो ये कैल्शियम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो नॉर्मल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, हेल्दी टिश्यूज उनमें जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। So hypercalcemia जो है it often results from any of the following causes. Hypercalcemia की अब different causes हो सकती हैं। क्या cause है जो hypercalcemia कर सकती है? Hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism can lead to hypercalcemia. अब hyperparathyroidism, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म किस तरह से हाइपरकैल्सीमिया करेगी? जब पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगी। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन इट विल लीड्स टू इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है और फोस्फेट को कम करती है। सो कैल्शियम की किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन करा रही है, विटामिन डी के थ्रू ये इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगी, और बोन से भी कैल्शियम को जो है वो बोन रिजॉर्प्शन करा के कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगी। So hyperparathyroidism will leads to hypercalcemia, and this hypercalcemia will leads to metastatic calcifications. Then osteolytic tumors with resultant mobilization of calcium and phosphorus. अगर बोन के ट्यूमर्स हैं ऐसे जो ऑस्टियोलिटिक है, ऑस्टियोलिटिक का मतलब है ये बोन को रिजॉर्ब कराते हैं, रिजॉर्प्शन कराते हैं बोन की। सो ऑस्टियोलिटिक ट्यूमर्स की वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया होगा और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशंस होंगी। हाइपर वाइटामिनोसिस डी, विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। सो विटामिन डी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। जब हाइपर वाइटामिनोसिस डी होगा इट विल लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी। इसी तरह से डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस क्या होती हैं? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस जो प्रीवियसली या ऑलरेडी डैमेज टिश्यूज होते हैं, अगर उनमें कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस। अब डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस की कोज हाइपरकैल्सीमिया नहीं होती। टिपिकली इसमें सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है। सो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है डैमेज टिश्यूज के अंदर, और हाइपरकैल्सीमिया भी नहीं होता। अब ये कहाँ कहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है? ओल्ड ट्रोमा के एरियाज में, टीबी लीजन्स में, स्कार्ड हार्ट वाल्व्स के अंदर, एथरोस्क्लेरोटिक लीजन्स के अंदर। सो अगर आपसे एमसीक्यू में आए कि टीबी के अंदर कैल्शियम, टीबी पेशेंट को टीबी है और एक्सेसिव कैल्शियम मिल रहा है तो ये टाइप क्या है कैल्सिफिकेशन की, तो उसका आंसर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन लगाना है। सो देर इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, मेटास्टेटिक एंड डिस्ट्रोफिक। मेटास्टेटिक प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी टिश्यू में होगी और डिस्ट्रोफिक जो है डैमेज टिश्यू में होगी। जैसे टीबी ने अगर कोई टिश्यू डैमेज किया हुआ है तो उसके उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ट्रोमा, ओल्ड ट्रोमा के जो स्कार्स है उनमें डिपॉजिट हो गया।
इस तरह स्कार्ड हार्ट वाल्व्स हैं, उनमें डिपॉजिट हो गया, या एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स है, एथेरोमास के अंदर जो कैल्शियम होता है, दैट इज आल्सो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। सो एथेरोस्क्लेरोसिस और टीबी, ये तो बहुत दफा एमसीक्यू में पूछा गया, इधर हाईलाइट भी इन्होंने कर दिया। सो अब जो आपका ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, अगर आप एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक करते हैं सच एज मिल्क अल्कली सिंड्रोम के अंदर भी, तो एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक की वजह से भी आपका हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, और हाइपरकैल्सीमिया कैन लीड टू मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशंस। तो व्हाट इज मिल्क अल्कली सिंड्रोम? मिल्क अल्कली सिंड्रोम भी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। मिल्क अल्कली सिंड्रोम में बेसिकली ये उन पेशेंट्स में देखा जाता है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम, जो लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क लेते हैं और सोडियम बाइकार्ब ले रहे होते हैं। सो आइदर दे आर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क दैट इज कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये किसके अंदर होता है? ये मोर कॉमनली एक्सेसिव जब कैल्शियम एंटासिड्स जो पेशेंट ले रहे होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओस्टियोपोरोसिस के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपका कोई पेशेंट एंटासिड्स ले रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है, सो लार्ज क्वांटिटीज एक्सेसिव कैल्शियम कार्बोनेट यूज की वजह से होता है ये। सो मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। जो पेशेंट किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, एंटासिड्स की फॉर्म में, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ओस्टियोपोरोसिस में, उनमें हो सकता है। So it is seen in patients who are taking large amount of milk plus sodium bicarbonate for peptic ulcers, या फिर वो एक्सेसिव कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो एंटासिड्स की फॉर्म में या कैल्शियम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में फॉर ओस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन। सो इसमें मिल्क अल्कली सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइड, देयर इज ट्राइड ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। सो हाइपरकैल्सीमिया इन पेशेंट्स में हो जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। मिल्क अल्कली सिंड्रोम है ना, सो मिल्क में याद रखो हाइपरकैल्सीमिया, अल्कली से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और एक्यूट किडनी इंजरी होती है। क्रोनिक रीनल इम्पेयरमेंट अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो हो सकती है। सो दिस इज मिल्क अल्कली सिंड्रोम। और इसका रिस्क फैक्टर है, अगर पेशेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स हाई डोज में ले रहा है, 2 ग्राम पर डे से ज्यादा एलिमेंटल कैल्शियम लेता है, या फिर पोस्ट मिनोपोजल वुमेन है जो कैल्शियम ले रही है बोन हेल्थ के लिए, पेशेंट में जीएफआर डिक्रीज हुआ हुआ है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी साथ अगर कोई कर रहा है, या एंटासिड ओवर यूज है, उसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब आपने कैल्सिफिकेशंस की डिफरेंट टाइप्स भी देख ली, उनकी कॉजेस क्या हैं और एग्जांपल्स। तो नाउ देयर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्चुअल, और आपको इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप मुझे दरमियान में ही बता देना। सो व्हाट इज सेल इंजरी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी? सेल इंजरी का मतलब है कि जब एक सेल एनकाउंटर करता है स्ट्रेस दैट इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू अडेप्ट। मतलब एक सेल ने सेल पे इतना स्ट्रेस डाल दिया जिस जो उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा है कि वो उसमें अडेप्ट नहीं कर सकता, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वो अडेप्ट नहीं कर सकता। सो व्हेन अ सेल एनकाउंटर स्ट्रेस दैट इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू अडेप्ट, तो इसकी वजह से इट विल लीड टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज हो जाएगी सेल के अंदर। सो जब आप सेल के ऊपर इतना स्ट्रेस डालेंगे जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा और वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल इंजरी। अगर तो ये रिवर्सेबल, अब सेल इंजरी या रिवर्सेबल हो सकता है या सेल इंजरी इरिवर्सेबल हो सकती है। अगर रिवर्सेबल है तो रिकवरी हो जाएगी, अगर इरिवर्सेबल है तो इट विल लीड टू सेल डेथ। अब सेल डेथ के दो पाथवेज हैं, या सेल डेथ अपोप्टोसिस से होगी जो सेल्फ ईटिंग ऑटोफेजी जिसको कहते हैं, या नेक्रोसिस से होगी, नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी। अब आपको सेल इंजरी के कॉजेज पता होने चाहिए, व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। इसके लिए आपको पता हो कि देर इज निमोनिक एज वेल, हिट कैंग इज द निमोनिक, CANG। सो ये आप अगर निमोनिक से भी याद रखना चाहें, हाइपोक्सिया, infectious agents, toxins and chemicals, congenital and genetic defects. It can also lead to cell injury, autoimmune reactions, immune mediated injury हो सकती है, न्यूट्रिशनल imbalances जिसमें न्यूट्रिशनल कोई deficiencies हो या न्यूट्रिशनल excess हो, और एजिंग की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ सेल इंजरी।
अब सेल इंजरी में अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी आप देखें, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी में, इफ देयर इज रिवर्सिबल सेल इंजरी तो उसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंज आपको ज्यादातर मिलती है, जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वो पूछते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क क्या है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क क्या होता है? मेम्ब्रेन रप्चर, मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क है। लाइसोसोमल लीकेज, न्यूक्लियर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं इरिवर्सिबल। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी? सेल इंजरी का सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, इसके पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी सेल इंजरी होगी तो इट विल लीड टू एटीपी डिप्लीशन। सो एवरी सेल इंजरी इट विल बॉयल डाउन टू एटीपी डिप्लीशन, एटीपी डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी। देयर विल बी मेम्ब्रेन डैमेज, मेम्ब्रेन डैमेज के बाद कैल्शियम इनफ्लक्स होगा एबनॉर्मल, जब एबनॉर्मल कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो इसकी वजह से इंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगी और स्ट्रक्चरल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो क्या मसले आएंगे? सबसे पहले आपका एटीपी डिप्लीट होगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ भी कि एटीपी डिप्लीशन क्यों होती है। सो एटीपी डिप्लीशन, एटीपी एनर्जी कम होने की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। जब बहुत कैल्शियम आएगा तो उसकी वजह से इंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, इंजाइम एक्टिवेट होंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेज होना शुरू हो जाएगा सेल को। अब सेल इज रिवर्सिबल, जब रिवर्सिबल इंजरी होती है, अब हमने दोनों जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमने देखना है कि रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है। रिवर्सिबल इंजरी में सेल की स्वेलिंग होती है। सेल सेल स्वेलिंग अब आपने किस तरह से याद रखनी है? तीन चीजें आपने, दो चीजें आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में आनी चाहिए, एक सेल स्वेलिंग और दूसरा फैटी चेंज। सो सेल स्वेलिंग और फैटी चेंज ये दोनों रिवर्सिबल इंजरी को रिप्रेजेंट करती हैं। सेल स्वेलिंग क्यों होती है? सबसे पहले क्या होता है कि एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एटीपी प्रोडक्शन जब कम होगी, व्हेन एटीपी प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट देयर विल बी सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है ना, ये एटीपी पे चल रहा होता है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो पंप है वो फेल हो जाएगा। अब जब ये पंप फेल होता है तो इस पंप के फेल होने की वजह से क्या होगा? जब ये पंप फेल हो रहा है, सोडियम की मूवमेंट करवा रहा होता है ना, तो सोडियम के साथ सोडियम फॉलोज, जो वाटर इट फॉलोज सोडियम, वाटर सोडियम को फॉलो करता है। तो इस पंप के फेल होने की वजह से आपके पास देर इज सोडियम जो है ना, वाटर इनसाइड मूव करना शुरू हो जाएगा, सोडियम भी अंदर रहेगा और वाटर भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आ गया है? सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। जब हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये इफेक्ट हो जाएगी। Let me repeat again. Whenever there is stress in the form of hypoxia, let's suppose hypoxia is the stress or either ischemia, ischemia या hypoxia, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दैट इज हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो जब ऑक्सीजन नहीं होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इट विल लीड्स टू डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। We know that ATP is required for the sodium potassium ATPase pump. It is required to sodium potassium ATPase pump for proper functioning. So sodium potassium ATPase pump जो है वो ATP पे ही चलता है। जब एटीपी नहीं होगी तो वो पंप फेल हो जाएगा। अब ये पंप क्या कर रहा होता है? इस पंप ने सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट करानी है, तो ये सोडियम पोटाशियम को मूव कराता है। अब जब 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम इन करता है, अब जब सोडियम पोटाशियम पंप फेल हो गया तो सोडियम बाहर नहीं जाएंगे और पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा। सोडियम जब बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम इनसाइड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और हमें पता है वाटर फॉलोज दी सोडियम, वाटर ने हमेशा सोडियम को फॉलो करना है, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन पे जाना है। जब सोडियम इनसाइड ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा सोडियम के पास, और सोडियम के अंदर होने की वजह से, इस पंप के फेलियर की वजह से वाटर अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा सेल के, दैट विल लीड्स टू सेल स्वेलिंग। आप समझ आ गया? फैटी चेन भी इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सेलुलर जो रिवर्सिबल इंजरी होती है, रिवर्सिबल इंजरी के अंदर जो आपकी राइबोसोम्स होती हैं उनकी डिसएग्रीगेशन होती है। सो देयर विल बी डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स दैट विल लीड्स टू फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का फेलियर होना शुरू हो जाएगा।
और ये अर्ली स्टेजेस के अंदर सारे काम हो रहे हैं कि आपके फेलियर हो गया, मेम्ब्रेन पंप का फेलियर हो गया, डिसएग्रीगेशन हो गई, राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस का फेलियर हो जाएगा। उसके बाद जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम होती है उसकी एक्टिविटी भी फैसिलिटेट हो जाती है। सो देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एक्टिविटी, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होगा। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस जो है रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जब इंक्रीज होगा तो देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट, बिकॉज ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट, ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से लैक्टेट बनता है, और लैक्टेट जब बनेगा तो ये एक एसिड है जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगी एंड देयर विल बी एसिडिफिकेशन और रिवर्सिबल क्लम्पिंग हो जाएगी क्रोमेटिन की। सो दीज आर अर्ली चेंजेस। अब एमसीक्यू में इसमें से क्या आता है? एमसीक्यू में आपसे पूछते हैं कि एंडो जो फर्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज है सेल इंजरी के अंदर वो क्या है? सो द फर्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज इज द स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहली अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज है दैट इज एविडेंट इन रिवर्सिबल इंजरी। ठीक है। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछें कि जो सेल इंजरी है, हाइपोक्सिक सेल इंजरी, ये सबसे पहले किस स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हाइपोक्सिक सेल इंजरी फर्स्ट अफेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आपसे ये फंक्शन से रिलेटेड पूछें तो एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यू टू हाइपोक्सिक सेल इंजरी। सो ये तो था अभी तक आपका रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी की माइक्रोस्कोपी पे क्या मिलेगा? रिवर्सिबल सेल इंजरी की माइक्रोस्कोपी पे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लेब्स। सो सेल स्वेलिंग आपको मिलती है, सो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स मिलेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्लेब्स मिलेंगे। सो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या दो बातें आनी चाहिए आपको? एक तो आपको पता होगा सेल स्वेलिंग होती है, दूसरा फैटी चेंज आती है। फैटी चेंज हार्ट में, लिवर में कॉमन है हाइपोक्सिया और टॉक्सिन्स की वजह से। माइक्रोस्कोपी पे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स मिल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्लेब्स मिल रहे हैं। इरिवर्सिबल इंजरी पे अगर जाएं तो इरिवर्सिबल इंजरी का हॉलमार्क इज मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है तो देर विल बी लीकेज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स लीक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जब इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो ट्रोपोनिन जो है वो लीक हो जाते हैं। यही ट्रोपोनिन एंजाइम्स हैं जो आप फिर सीरम में देखते हो और फिर आप उसको, ये आपके इंजरी के मार्कर्स होते हैं। सो मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो देर विल बी लीकेज ऑफ एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, देयर विल बी नो एटीपी, और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो है उनका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। लाइसोसोम्स रप्चर करेंगे, ऑटो डिजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होती हैं, जब लाइसोसोम रप्चर करता है तो देयर विल बी ऑटो डिजेशन। न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं। सो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इरिवर्सिबल इंजरी में? मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, लाइसोसोमल रप्चर एंड न्यूक्लियर चेंजेस। मेम्ब्रेन डैमेज हो गई जिसकी वजह से एंजाइम लीक करेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ जिसकी वजह से एटीपी कम हो जाएगा। लाइसोसोम्स रप्चर हुए, ऑटो डिजेशन स्टार्ट होगी। न्यूक्लियर चेंजेस में पिक्नोसिस होगा। पिक्नोसिस क्या होता है? व्हाट इज पिक्नोसिस? न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड बेजोफिलिया। जब न्यूक्लियस श्रिंक कर देगा तो बेजोफिलिया होना शुरू हो जाएगा। कैरियोरेक्सिस होगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो कैरियोरेक्सिस क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होती है। कैरियोलाइसिस का क्या मतलब है? डीएनए लाइसिस का मतलब है डीएनए खत्म होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा। सो डीएनए एस एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो डीएनए ईटिंग एंजाइम्स होती है ना, डीएनए एस उसको कहते हैं। तो वो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से देयर विल बी फेडिंग ऑफ न्यूक्लियस। सो पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस एग्जाम में बहुत दफा आया हुआ है। इरिवर्सिबल इंजरी में मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और लाइसोसोमल रप्चर एंड न्यूक्लियर चेंजेस आपको आनी चाहिए। सो वेन एवर देर विल बी हाइपोक्सिया यानी इस्कीमिया, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इट विल बी डिक्रीज्ड। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया जब डिक्रीज होगी देर विल बी डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगी देर विल बी सोडियम पोटाशियम पंप फेलियर। सोडियम पोटाशियम पंप फेलियर की वजह से सोडियम एंड वाटर विल एंटर द सेल एंड इट लीड्स टू सेलुलर swelling. Then anaerobic glycolysis takes place as a result of decreased oxygen supply. Anaerobic glycolysis will lead to production of lactic acid. Lactic acid decreases pH and there will be acidification and enzyme dysfunction. There will be detachment of ribosomes or disaggregation of ribosomes that leads to decreased protein synthesis. If these all changes or if this injury mechanism is prolonged, it will lead to irreversible mitochondrial damage and membrane disruption. सो यहाँ तक क्लियर है कि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया क्या करेगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको?
अगर रिवर्सिबल चेंजेस को आप ठीक नहीं कर रहे, वो प्रोलोंग हो गए हैं, तो वो इरिवर्सिबिलिटी की तरफ चला जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। इस्कीमिया और हाइपोक्सिया याद रखें, आपकी दोनों सेम चीजें नहीं होती। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया का मतलब होता है ब्लड फ्लो टू टिश्यूज इज डिक्रीज्ड। सो ब्लड फ्लो जो है ना, वो टिश्यूज को डिक्रीज होता है। जबकि हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज इज डिक्रीज रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड फ्लो। हाइपोक्सिया में जरूरी नहीं है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो। हाइपोक्सिया में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड फ्लो ठीक है, लेकिन ब्लड की ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं थी। लंग्स का प्रॉब्लम था, ब्लड सही से ऑक्सीजनेट ही नहीं हुआ। सो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज डिक्रीज होने को कहते हैं हाइपोक्सिया। और इस्कीमिया होता है कि ब्लड फ्लो टू टिश्यूज इज डिक्रीज, जिसमें इवेंचुअली ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। सो इस्कीमिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, इस्कीमिया के अंदर जो है हाइपोक्सिया होता है, बिकॉज ऑक्सीजन डिलीवरी इज फ्लो डिपेंडेंट। ऑक्सीजन डिलीवरी फ्लो डिपेंडेंट होती है कि ब्लड फ्लो होगा तो ऑक्सीजन डिलीवर होगी। तो इस्कीमिया में हमेशा हाइपोक्सिया होता है, जबकि हाइपोक्सिया इस्कीमिया के बगैर भी हो सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो है, उसके अंदर जिसमें हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो। सो इस्कीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया। लेकिन हाइपोक्सिया जरूरी नहीं है कि इस्कीमिया की वजह से हो। सो दोनों का डेफिनेशन में डिफरेंस है। अब इस्कीमिया के साथ हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, समझ आया है ये बात? सो हाइपोक्सिया कैन अकर विदाउट इस्कीमिया, लेकिन इस्कीमिया इज ऑलवेज accompanied by hypoxia. तो इसी तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या कर सकती हैं? दे कैन ऑल्सो लीड्स टू इंजरी, सेलुलर इंजरी। जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, दे क्रिएट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, क्या होगा इसकी वजह से? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहाँ से आ सकती हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती क्या है? ये भी एमसीक्यू आता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज माइटोकॉन्ड्रिया से लीक होके आ सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज से न्यूट्रोफिल्स रिलीज कर सकते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। रेडिएशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकती हैं। केमिकल्स, केमिकल इंजरी से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ सकती हैं। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उसकी सोर्सेज क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज, न्यूट्रोफिल्स, रेडिएशन, केमिकल्स। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की एग्जांपल क्या है? सुपर ऑक्साइड, दैट इज O2 माइनस। सुपर ऑक्साइड इज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। हाइड्रोजन peroxide H2O2, दिस इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। हाइड्रोक्साइल रेडिकल, दैट इज OH माइनस। OH बहुत खतरनाक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती है OH। सो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछें व्हाट इज द मोस्ट डैमेजिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, तो आंसर क्या लगाओगे? OH लगाना है। अब ये डैमेज कैसे करती हैं रिएक्टिव स्पीशीज? ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराती हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, अब लिपिड बाइलेयर होती है हमारी, हर सेल के पास लिपिड बाइलेयर है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है। जब लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? देयर विल बी मेम्ब्रेन इंजरी। मेम्ब्रेन इंजरी कराएंगे, फिर प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग करा के एंजाइम्स का डिसफंक्शन कराते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। सो प्रोटीन्स की क्रॉस लिंकिंग करते हैं, लिपिड की पर ऑक्सीडेशन करते हैं और डीएनए की डैमेज करते हैं। डीएनए में म्यूटेशंस और पोप्टोसिस होगा। सो इस तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करके लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग और डीएनए डैमेज करते हैं। अब इसके अगेंस्ट वी हैव डिफेंसेस। हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने नेचुरली डिफेंस क्रिएट किया हुआ है अगेंस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। वो क्या है?
दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम क्या हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, कैटालेस, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेस। सो ये जो डिफेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन डिफेंसेस पे एमसीक्यू आता है, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, काइंडली आप अपनी बुक्स पे लिख लें। So these defenses are very important. Then chemical and toxic injury. केमिकल और टॉक्सिक इंजरी में डायरेक्ट इंजरी हो सकती है और इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है। केमिकल और टॉक्सिक में अगर डायरेक्टली कोई केमिकल इंजर करता है, उसमें कौन सा है? मरकरी जो होती है ये बाइंड करती है सल्फोहाइड्राइल ग्रुप्स के साथ। सो सल्फोहाइड्राइल ग्रुप्स के साथ बाइंड करके प्रोटीन की इनएक्टिवेशन कराती है। सो मरकरी डायरेक्ट केमिकल इंजरी करती है। ये डायरेक्टली जो है प्रोटीन्स के ग्रुप्स के साथ बाइंड कर रही है और प्रोटीन की इनएक्टिवेशन कर देती है। इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली जो आपका कैल्शियम, आपका इनडायरेक्टली CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे मेरे नवंबर अटेम्प्ट में, ये पास्ट में कहीं पे भी एमसीक्यू नहीं है, ये न्यू पूल का एमसीक्यू था। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड पे एमसीक्यू आया था मेरे एग्जाम में। सो इनडायरेक्ट केमिकल इंजरी कार्बन टेट्राक्लोराइड करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इनडायरेक्ट केमिकल इंजरी कैसे करता है? ये साइटोक्रोम P450 इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 जो लिवर के अंदर पड़े हुए हैं। ये साइटोक्रोम्स होते हैं लिवर के अंदर, ये मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं ड्रग्स के और टॉक्सिन्स के। सो ये मेटाबोलाइज होगा P450 से और ये क्या बन जाएगा? CCl3 फ्री रेडिकल बनेगा। अब जब ये CCl4 CCl3 बन गया ना फ्री रेडिकल, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराएगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवा के ये मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग और फैटी चेंज करवाता है। तो CCl4, ये CCl3 फ्री रेडिकल बनता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग और फैटी चेंज करवाएगा। फिर कैल्शियम मीडिएटेड इंजरी भी हो सकती है। नॉर्मली साइटोसोलिक कैल्शियम जो होता है ना, इसको लो रखा जाता है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें साइटोसोलिक कैल्शियम लो होता है। जब इंजरी होती है तो साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आइदर ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होता है, या फिर बाहर से सेल के आ रहा होता है। सो कैल्शियम की सोर्सेज क्या है? तीन सोर्सेज हैं कैल्शियम की। आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, और इट इज कमिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोर्स है उससे आ रहा है। ये क्या करता है कैल्शियम? ये फोस्फोलाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। फोस्फोलाइपेज इंजाइम्स, डिफरेंट इंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है कैल्शियम, जिसमें फोस्फोलाइपेजेस हैं। फोस्फोलाइपेजेस मेम्ब्रेन डैमेज करती हैं। प्रोटीएजेस हैं जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगी, साइटोस्केलेटन का ब्रेक डाउन करेंगी। एंडोन्यूक्लियेसेस हैं जो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना शुरू करेंगी। एटीपीएजेस हैं जो एटीपी को डिप्लीट करेंगी। सो फोस्फोलाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एंडोन्यूक्लियेसेस और एटीपीएजेस को कैल्शियम ने एक्टिवेट किया। इसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज, साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन और एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी। सो कैल्शियम मीडिएटेड इंजरी भी होती है। सो क्या क्या मसले हुए? रिवर्सिबल आपको पता हो, रिवर्सिबल चेंजेस आए, टॉक्सिन्स का आपको पता होना चाहिए। एटियोलॉजी में आपने हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, केमिकल्स में कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने एक पढ़ाया, मरकरी पढ़ाया। मरकरी जो है वो डायरेक्ट डैमेज करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनडायरेक्ट डैमेज करता है। इसी तरह से आपने फिर उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज देखी, कैल्शियम मीडिएटेड इंजरी पढ़ा। तो इसमें इस तरह से आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ CCl4 इंड्यूस सेल इंजरी। CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड इंड्यूस सेल इंजरी को मैं ये ग्रुप में लिखती हूँ, आप काइंडली इसको देखें, इस MCQ को। इसका बल्कि आंसर भी दें मुझे अब, ये आप पढ़ें। आप में से अपना जो नाम है ना वो आप लिखा करें काइंडली। आपके नेम्स होंगे तो मैं आपको फिर कॉल भी कर सकूंगी, ठीक है? डॉक्टर वजीहा, आप रीड करें MCQ।
आप में से कोई भी रीड कर दे। वेरी गुड। सो अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होती है? एक्यूट अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग होगी, ये रिवर्सिबल इंजरी करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, दिस इज द अर्लीस्ट चेंज। फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स ड्यू टू डिसरप्टेड प्रोटीन सिंथेसिस। सो फैटी चेंज इट फॉलोज विद इन आवर्स। सो नेक्रोसिस एंड पे नेक्रोसिस होता है। सो आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन। ठीक है। तो अब मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स शेयर कर लेती हूँ। Earliest change in reversible injury is cellular swelling. Most important site of damage in hypoxia is mitochondria. ठीक है। सो अर्लीस्ट चेंज रिवर्सिबल इंजरी में होती है सेलुलर स्वेलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट डैमेज की हाइपोक्सिया में माइटोकॉन्ड्रिया। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क क्या होता है? इनएबिलिटी टू रीस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और मेम्ब्रेन डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन आप रीस्टोर नहीं कर पा रहे, मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है। फ्री रेडिकल विच इज मोस्ट डैमेजिंग इज OH, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। Fatty change, it is seen in hypoxia, alcohol, toxins. CCL4 injury will lead to smooth endoplasmic reticulum swelling, decrease apolipoprotein synthesis and fatty liver. ट्रोपोनिन रिलीज हो जाती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। इट इज ड्यू टू सार्कोलीमल मेम्ब्रेन डैमेज। जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो फिर एंजाइम्स रिलीज होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सो व्हाट इज नेक्रोसिस? Necrosis is basically enzymatic degradation and protein denaturation of cells that is due to exogenous injury leading to cell death. So necrosis की definition क्या है? So what is the definition of necrosis? नेक्रोसिस जो है ये आपकी सेल डेथ की एक फॉर्म है दैट इज अनरेगुलेटेड, जिसको बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करते। हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म्स हैं वो रेगुलेट नहीं कर रहे इस प्रोसेस को। दिस इज अनरेगुलेटेड सेल डेथ जो लिविंग टिश्यूज में होती है। ऑलवेज रिमेंबर नेक्रोसिस टेक्स प्लेस इन लिविंग टिश्यूज। ये लिविंग टिश्यू में होती है एंड इट इज ड्यू टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी जब इरिवर्सिबल हो जाती है तो उसके बाद नेक्रोसिस होता है लिविंग टिश्यूज में। देर इज लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, सेल कंटेंट्स लीक कर जाते हैं एंड देर इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जो नेक्रोसिस की डेफिनेशन है, इन्फ्लेमेशन के बगैर ये कंप्लीट नहीं होती। सो इन्फ्लेमेशन का आना नेक्रोसिस की डेफिनेशन में मस्ट है। सो अनरेगुलेटेड सेल डेथ in living tissues due to irreversible injury leading to loss of membrane integrity which leads to leakage of cell contents and there is inflammatory response. जब भी स्वीयर सेल इंजरी होगी, एटीपी डिप्लीशन होगी, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जनरेशन होगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस होगी, इंजाइम्स जो होती हैं ये डाइजेस्ट करना शुरू करेंगी लाइसोसोम से जो लीक हुई हैं, या जो इंजाइम्स लाइसोसोम से लीक होकर अंदर आ गई हैं वो डाइजेस्ट करेंगी सेल को। साइटोप्लाज्मिक, जब सेल की डाइजेशन स्टार्ट होगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स लीक होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अब इंट्रासेलुलर इंजाइम्स जो रिलीज हुई हैं इनको आप सीरम में भी मेजर कर सकते हो। ये हमेशा जो नेक्रोसिस है इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन का आपको हमेशा एलिमेंट मिलता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में दो टाइप्स होती हैं, एंजाइमेटिक फैट एंड ट्रोमेटिक फैट। देन गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सब में MCQ आते हैं।
अब वन बाय वन मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। कोएगुलेटिव जो नेक्रोसिस है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे कॉमन होती है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में इसकी जो कोज होती है इस्कीमिया या इन्फाक्शन। इस्कीमिया इन्फाक्शन, दिस इज द कोज ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में अगर इस्कीमिया और इन्फाक्शन होता है तो उसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। सो देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस्कीमिया और इन्फाक्शन की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ब्रेन में अगर इस्कीमिया या इन्फाक्शन हो तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। इसमें मॉर्फोलॉजी में सेल की आउटलाइंस प्रिजर्व रहती हैं, न्यूक्लियाई लॉस हो जाता है, टेक्सचर फर्म होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेल आउटलाइंस आर प्रिजर्व। सो बेसिक सेल की जो आउटलाइन है वो प्रिजर्व रहती है लेकिन न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाता है, प्रोटीन्स की डीनेचरेशन होती है। सो हार्ट में मायोकार्डियल इंफाक्शन, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में, ब्रेन में ये नहीं होता। मैंने आपको ये बता दिया कि ब्रेन में जो है ना वो इस्कीमिया और इन्फाक्शन की वजह से क्या होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। जब भी ब्रेन इन्फाक्ट होते हैं वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस उसको कहते हैं। ठीक है। सो हार्ट में और एड्रिनल ग्लैंड में अगर इन्फाक्शन हो तो उसके उसके लिए आपने क्या सोचना है, कोएगुलेटिव। आंसर अगर एड्रिनल ग्लैंड आए क्वेश्चन में या हार्ट का पूछे तो आंसर क्या होगा टाइप ऑफ नेक्रोसिस में, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में चीज आती है वो दिया होता है कि आउटलाइन प्रिजर्व है, न्यूक्लियर लेकिन लॉस हो गए हैं और प्रोटीन की डीनेचरेशन होगी। देन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर बेसिक आउटलाइन का लॉस हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये बेसिक आउटलाइन लॉस हो गया, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन प्रोटीन्स की वैसी हो रही है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलता है आपको ब्रेन इन्फार्क्ट्स में और एब्सेस के अंदर। सो ब्रेन इन्फार्क्ट और एब्सेस में यू गेट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। देन केशियस नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस जो है इसके अंदर ये आपको टीबी में और सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर मिलते हैं। इसमें जो आर्किटेक्चर है ये प्रिजर्व नहीं होता लेकिन टिश्यू लिक्विफाई भी नहीं हुआ होता। सो फ्रेगमेंटेड सेल्स और डेब्री होते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। केशियस नेक्रोसिस में सेल्स और जो फ्रेगमेंटेड सेल्स होंगे और डेब्रिस होगा उसके इर्द गिर्द लिम्फोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे। इसमें लिक्विफिकेशन नहीं होती और आर्किटेक्चर जो होता है वो भी प्रिजर्व नहीं होता। अब इसमें ये नहीं आपसे एमसीक्यू में पूछते फीचर्स, फीचर्स सिर्फ कोगुलेटिव के पूछते हैं ज्यादातर। इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे कि केशियस की एग्जाम्पल क्या है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, टीबी। सार्कोइडोसिस के अंदर भी होती है। सार्कोइडोसिस में तो ग्रेन्युलोमा टीबी में बनता है, नॉन ग्रेन्युलोमेटस केशियस नेक्रोसिस जो है वो सार्कोइडोसिस में होता है। सिस्टेमिक फंगस में भी केशियस नेक्रोसिस होता है। देन फैट नेक्रोसिस। फैट में एंजाइमेटिक फैट है, एंजाइमेटिक फैट आपको पेंक्रियाटाइटिस में मिलता है। इसमें डैमेज सेल्स, जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइपेज को रिलीज करते हैं जो अपने ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करती है। दैट लिबरेट्स फ्री फैटी एसिड्स जो कैल्शियम के साथ बाइंड करके स्पोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन बनाते हैं। सो कैल्शियम सोप फॉर्मेशन क्या होता है कि डैमेज सेल्स लाइपेज एंजाइम रिलीज करेंगे, लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा, फ्री फैटी एसिड लिबरेट होंगे जो कैल्शियम के साथ बाइंड करेंगे। सो फ्री फैटी एसिड बाइंडिंग विद कैल्शियम विल लीड टू स्पोनिफिकेशन। ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में आपको मिलते हैं। देन ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस, ये ट्रोमा की वजह से, जैसे ब्रेस्ट ब्रेस्ट टिश्यू में देखा जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू में जब भी आपने सर्जरी में पढ़ा होगा। सो ट्रोमेटिक फैट स्वेयर इंजरी होती है जब हाई फैट कंटेंट टिश्यूज को, तो देयर विल बी ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। एब्डोमन इंजरी में, ब्रेस्ट टिश्यू इंजरी के अंदर मिलता है। देन गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीन दो तरह की होती है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ये इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होती है टू एक्सट्रीमिटी और बोवल। अगर आपकी किडनीज एक्सट्रीमिटी जो है, अपर लिम लोअर लिम में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए या फिर आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, सो जीआई ट्रैक्ट में जैसे मिजेंटेरिक इस्कीमिया होता है वो भी नेक्रोसिस की टाइप है। तो आपको इसमें बड़ा कॉमन एक एग्जाम एमसीक्यू आता होता है डायबिटीज मेलाइटिस पे, कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या टाइप है, ड्राई है या वेट है। तो उसका आंसर क्या है, इट इज ड्राई गैंग्रीन। डायबिटीज मेलाइटिस इज ड्राई गैंग्रीन। और ड्राई गैंग्रीन अगर इसमें होगी तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। वेट गैंग्रीन में कोएगुलेटिव के साथ देयर इज लिक्विफेक्टिव। सो अगर लिक्विफेक्टिव का एलिमेंट आ जाए वेट में, वेट हम गैंग्रीन क्यों कहते हैं, वेट में इन्फेक्शन आ जाता है ना, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है। तो जब इन्फेक्शन आएगा तो एब्सेस के अंदर, और इन्फेक्शन में तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही होता है। सो गैंग्रीनस नेक्रोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वेट एंड ड्राई। ड्राई के अंदर सिर्फ कोगुलेटिव होते हैं
और वेट के अंदर क्या होता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाएगा, लिक्विफेक्टिव दैट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो गैंग्रीन के अंदर देयर इज इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सट्रीमिटीज, या फिर आपके बोवल। सो जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस होता है ना, इसको, ये आपका क्लिनिकल और मोर्फोलॉजिकल टर्म होती है, जिसमें लार्ज एरियाज टिश्यू नेक्रोसिस के हो जाते हैं, जैसे ड्राई गैंग्रीन है, ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम इस्कीमिया, वेट गैंग्रीन दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विद सुपर इम्पोज्ड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस फ्रॉम इन्फेक्शन। इसको इसलिए ड्राई गैंग्रीन कहते हैं क्योंकि जब इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, टिश्यू जो होता है वो इट बिकम ड्राई, इट श्रिंक्स एंड इट बिकम डार्क ब्राउन ब्लैक इन कलर। टिश्यू ड्राई हो जाएगा, श्रिंक करेगा और डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस, अभी तक कोई चीज नहीं समझ आई? सो अब लास्ट टॉपिक है दैट इज एपोप्टोसिस। सो व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या है? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है दैट इज विद एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम मीडिएटेड स्टेप्स। इसमें एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम्स होती हैं जो ड्राई गैंग्रीन होती है। ये ड्राई गैंग्रीन जो है ना, कोएगुलेटिव होता है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर कोएगुलेटिव है, इसकी ना स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से इसको अलहदा क्लासिफाई करती है। ये एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है और गट को इन्वॉल्व करती है, स्पेसिफिकली गैंग्रीन। इसमें जो टिश्यू होता है वो ड्राई हो जाता है और डार्क कलर का हो जाता है और श्रिंक कर जाता है, इसलिए हमने इसका नाम ही ड्राई गैंग्रीन रख दिया है। ये होता है, ये कोएगुलेटिव ही है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली क्योंकि इन्वॉल्व कर रहा है एक्सट्रीमिटीज को और गट को, और इसमें एक स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ड्राई गैंग्रीन। So what is apoptosis? Apoptosis is programmed cell death that is with energy dependent enzyme mediated steps. इसमें एंजाइम्स होती हैं डिफरेंट जो इस सेल डेथ को करवा रही होती है। ये कंट्रोल्ड फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट रिमूव्स अनवांटेड और डैमेज सेल्स विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड होता है। So apoptosis can be physiological, apoptosis can be pathological, but necrosis is always pathological. जो एपोप्टोसिस होता है कंट्रोल्ड होता है, जीन मीडिएटेड होता है, जबकि नेक्रोसिस अनकंट्रोल्ड होता है। एपोप्टोसिस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नेक्रोसिस में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। सिंगल सेल्स एपोप्टोसिस में इफेक्ट होते हैं, जबकि नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल्स इफेक्ट होगा। जो अपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी है, इसमें सेल श्रिंक करेगा, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी, जबकि नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होगी और सेल का रप्चर होगा। मेम्ब्रेन एपोप्टोसिस में इंटेक्ट रहती है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाएगी बट मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटेक्ट। नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में मेम्ब्रेन्स आर इंटेक्ट, नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन्स आर डिसरप्टेड। Inflammation is absent in apoptosis and inflammation is always present in necrosis. अब एपोप्टोसिस में क्या एग्जांपल्स है फिजियोलॉजिकल? जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जब डिजिट्स की सेपरेशन होती है, न्यूरल ट्यूब रीमॉडल कर रही होती है एम्ब्रियोजेनेसिस में। हार्मोन विथड्रॉन के पे एंडोमेट्रियल शेडिंग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो होती है, सो दिस इज फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स ऑफ एपोप्टोसिस। इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम होता है उसमें जो सेल्स का टर्नओवर होता है, ये भी आपका एग्जांपल है एपोप्टोसिस का। इसी तरह से जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एलिमिनेट हो रहे होते हैं थाइमस के अंदर, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या क्या एग्जांपल्स मैंने अभी बताई हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस में डिजिट्स बन रही है, हार्मोन विथड्रॉ कर लिया एंडोमेट्रियम से, मेंस्ट्रुएशन में शेड हो रही है, सेल का टर्नओवर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, एपोप्टोसिस हो रहा है।
सेल जो रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं इनका एलिमिनेशन जब करते हैं थाइमस में, कुछ सेल्स जो आपको लगते हैं कि रिएक्टिव हैं उनको आप एलिमिनेट कर देते हो थाइमस ग्लैंड में, सो दिस इज ऑल्सो apoptosis. What are pathological examples of apoptosis? Pathological examples में अगर डीएनए डैमेज हो गया रेडिएशन से, साइटोटॉक्सिक ड्रग से, तो उस डीएनए डैमेज डीएनए को भी apoptosis हो जाएगा। हेपेटाइटिस एचआईवी के अंदर, वायरल इन्फेक्शंस के अंदर क्या होगा? apoptosis। एट्रोफी, अगर कोई डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, सो एट्रोफी आफ्टर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू आता है, एट्रोफी आफ्टर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये एपोप्टोसिस से होती है। पेंक्रियास, पैरोटिड डक्ट या किडनी, अगर इसमें डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और उसके बाद एट्रोफी हो गई, तो इट इज बाय मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस के अंदर एपोप्टोसिस होता है। सो पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की और फिजियोलॉजिकल भी। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है एपोप्टोसिस का? एपोप्टोसिस के आपके पास दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो दोनों पाथवे आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं इसके लिए क्या ट्रिगर होता है? व्हाट इज द ट्रिगर फॉर इंट्रिंसिक पाथवे? इसमें डीएनए डैमेज है, ग्रोथ, ये इंट्रिंसिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। सो इंट्रिंसिक पाथवे इज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसमें डीएनए डैमेज हो जाएगा, ग्रोथ फैक्टर विड्रॉ कर लिया या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। फिर इसमें क्या होते हैं? देयर इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट इज नोन एज BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। BCL2 फैमिली प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को रेगुलेट करती हैं। अब BCL2 फैमिली प्रोटीन में दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, प्रो एपोप्टोटिक होती हैं और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती हैं। अब ये एक फैमिली है प्रोटीन की, उसके अंदर दो तरह की प्रोटीन है। BCL2 फैमिली प्रोटीन में दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक। नाम ही बता रहा है, प्रो एपोप्टोटिक का मतलब है कि जो एपोप्टोसिस करवाएंगी, एंटी एपोप्टोटिक का मतलब है जो एपोप्टोसिस को अपोज करेंगी। सो प्रो एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन क्या है? बैक्स और बैक, BAX एंड BAK। सो बैक्स और बैक प्रो एपोप्टोटिक है और एंटी एपोप्टोटिक BCL2 है और BCLXL है। सो BCL2 एंड BCLXL दे आर एंटी एपोप्टोटिक। जब एक्टिवेशन होती है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की, तो ये साइटोक्रोम रिलीज होता है, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी रिलीज कर हो जाएगा। साइटोक्रोम सी जो है आपकी एक एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है, दैट इज कैस्पेस 9। सो इट एक्टिवेट्स कैस्पेस 9 और कैस्पेस 9 फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिवेट करता है, दैट इज कैस्पेस 3, 6 एंड 7। सो क्या हुआ? प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन बैक्स बैक एक्टिवेट हुए, एंटीपोप्टोटिक जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। जब एक्टिवेशन हुई प्रोपोप्टोटिक की बैक्स और बैक की, इन्होंने साइटोक्रोम सी को रिलीज करवाया, साइटोक्रोम सी ने इसके स्पेस 9 को एक्टिवेट किया। सो एमसीक्यू में अगर आपसे पूछें कि इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली कैस्पेस का नाम क्या है, तो आंसर क्या लगाएंगे? कैस्पेस 9। और कैस्पेस 9 ने एग्जीक्यूशनर्स को, जिसमें 3, 6, 7 है, उनको एक्टिवेट कर दिया। इसी तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे को कहते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसके अंदर ट्रिगर क्या होता है डेथ रिसेप्टर पाथवे में? एक डेथ लाइगेंड जब डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, दिस ट्रिगर्स दिस पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करते हैं बाइंडिंग ऑफ द डेथ लाइगेंड टू द डेथ रिसेप्टर। अब ये डेथ लाइगेंड क्या है? दिस इज फास्ट लाइगेंड। फास्ट लाइगेंड जो है जब ये बाइंड करेगा डेथ रिसेप्टर, क्या है? फास्ट रिसेप्टर्स होते हैं टारगेट सेल्स पे, CD95। जैसे फास्ट लाइगेंड CD95 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और इसकी वजह से क्या होगा? कैस्पेस 8 एक्टिवेट होगी। कैस्पेस 8 फिर क्या करेगी? एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिवेट करेगी, दैट इज कैस्पेस 3, 6 एंड 7। सो क्या फर्क है? इंट्रिंसिक में कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो रही थी, एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8 है। एक्सट्रिंसिक में आपके पास एक डेथ लाइगेंड है और डेथ रिसेप्टर है, जबकि इंट्रिंसिक में ट्रिगर डीएनए डैमेज, ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से साइटोक्रोम सी का रिलीज है। फिर इसमें एक एग्जीक्यूशन फेज आता है जिसमें जो आपकी कैस्पेसेस होती हैं ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्लीव करेंगी और सेल जो होगा वो उसकी डिसमेंटल हो जाएगा, सेल डिसरप्ट हो जाएगा। अब इसके वो रेगुलेट कर रहे होते हैं P53।
P53 डीएनए डैमेज को सेंस करता है, ये सेल्स को सेल साइकिल में अरेस्ट करेगा और अपोप्टोसिस को ट्रिगर करेगा। सो P53 इज एन इम्पोर्टेंट, ये नियोप्लेजिया चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एंटी कैंसर होती है, दिस इज एंटी कैंसर। ये डीएनए डैमेज को सेंस करती है, एमसीक्यू बहुत दफाता है P53 पे। P53 इज एंटी कैंसर, ये डीएनए डैमेज को सेंस करके अपोप्टोसिस कराती है। सो दिस इज इट इज प्रो अपोप्टोटिक, ये अपोप्टोसिस को ट्रिगर करती है। P53 इज प्रो अपोप्टोटिक। ये ट्यूमर सुप्रेसर आपकी होती है, बेसिकली इट इज ट्यूमर सुप्रेसर। देन BCL2 ओवर एक्सप्रेशन, अगर BCL2 ओवर एक्सप्रेशन और BCL2 क्या है, ये एंटी अपोप्टोटिक है, ये अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, ये भी अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस बाय P53, BCL2, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। तो व्हाट इज हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या है? एपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी में सेल श्रिंकेज मिलती है, सेल श्रिंकेज एमसीक्यू में बहुत दफा आया हुआ है। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंकेज दिया होता है, आपने आंसर एपोप्टोसिस लगाना होता है। सेल स्वेलिंग दिया हो तो नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, सेल स्वेलिंग तो नेक्रोसिस। तो यही डिफरेंस है, एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है, नेक्रोसिस में सेल की स्वेलिंग हो जाती है। साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, इयोसिनोफिलिक होगा। सो इयोसिनोफिलिया सेल श्रिंकेज दिया हो तो आप लोगों ने क्या लगाना है? एपोप्टोसिस लगाना है। क्रोमेटिन डीकंडेंस हो जाएगा, पिकनोसिस, और फ्रेगमेंटेशन भी होती है, कैरियोरेक्सिस। मेम्ब्रेन्स के ब्लेब्स बनते हैं, मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, ये भी एमसीक्यू बहुत दफा आया अबाउट अपोप्टोसिस। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाती है लेकिन इंटैक्ट रहते हैं, इसको कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। फेगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज में मैक्रोफेजेस या नेबरिंग सेल्स होंगे और इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। So what is hallmark of apoptosis? Cell shrinkage with no inflammation. Final common pathway is activation of caspases. Intrinsic pathway key step is release of cytochrome C from mitochondria. Extrinsic pathway receptor is fast receptor, that is CD95. P53 role is DNA damage sensor and it triggers apoptosis. BCL2, it is anti-apoptotic. It is overexpressed in follicular lymphoma. Follicular lymphoma में BCL2 overexpressed रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब follicular lymphoma में ये overexpress होती है तो ये अपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देती है, इसीलिए ये ओवर कैंसर जो है कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। सो ये है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक डेथ लाइगेंड पाथवे या डेथ रिसेप्टर। इंट्रिंसिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, जिसमें डीएनए डैमेज हो गया, सेल स्ट्रेस है, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, जो साइटोक्रोम सी को रिलीज करेगा, जो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा। फिर वो कैस्पेस 3, 7 जो है उनको एक्टिवेट करता है, जो आपकी एग्जीक्यूशनर्स हैं। यहाँ पे डेथ रिसेप्टर जब फास्ट लाइगेंड बाइंड करेगा, टीएनएफ रिसेप्टर भी होता है, ये भी आपका जो है ना वो डेथ रिसेप्टर पाथवे के अंदर ही आता है। एक्सट्रिंसिक में आपके पास एक तो फास्ट लिगैंड बाइंड कर रहा होता है, उसके अलावा टीएनएफ अल्फा बाइंडिंग भी होती है। टीएनएफ अल्फा बाइंड जब करते हैं टीएनएफ रिसेप्टर्स के साथ, टीएनएफ बाइंडिंग रिसेप्टर्स के साथ, तो तब भी ये एक्सट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर हो जाता है। कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करेगा, फिर वो एग्जीक्यूशनर्स को, और देन इवेंचुअली देयर विल बी एपोप्टोसिस। सो इंट्रिंसिक में कैस्पेस 9 होती है और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8 होती है। इनिशियल जो होती है ये एमसीक्यू आता है। So this is all about today's lecture. अब 10 MCQs में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए
ये रीड करें। आप में से डॉक्टर महानूर, आप रीड करें। माशाल्लाह, मेरे एक स्टूडेंट थे लास्ट कोर्स में। वैसे तो काफी स्टूडेंट्स ने किया, लेकिन जो लास्ट कोर्स में मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और आज रिजल्ट आया है तो माशाल्लाह उनका क्लियर हो गया है। तो आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें। जितनी आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी उतना ही आप सक्सेस के करीब होते जाएंगे, उतना पास करना आपके लिए आसान होगा। अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड जो है वो चैट पे ही करते हैं, माइक्रोफोन तो नहीं ऑन करते। लेकिन फिर भी ठीक है, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी? तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की क्या एग्जांपल है इसमें? करेक्ट आंसर इज बी। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन मीडिएटेड स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी होती है यूट्रस में, दिस इज फिजियोलॉजिकल, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की पैथोलॉजिकल है। देन स्केलेटल मसल फाइबर्स इंक्रीज इन साइज आफ्टर वेट लिफ्टिंग, दिस इज ड्यू टू, आंसर इज, करेक्ट आंसर इज hypertrophy. Next question. Which of the following tissues can undergo hyperplasia? इसका क्या आंसर है? करेक्ट आंसर इज हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स हाइपरप्लेजिया होता है तो हेपेटोसाइट लिवर ट्रांसप्लांट आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं। हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना, ये स्टेबल सेल्स होते हैं, ये हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी दोनों इनमें हो सकते हैं। सो हेपेटोसाइट्स के अंदर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया भी हो सकती है। अब एक स्मोकर है, उसने डेवलप किया रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोंकियल कलमनर सेल्स विद स्ट्रेटिफाइड कलमनर सेल्स, ये क्या एग्जांपल है? मेटाप्लेसिया। एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में चेंज हो गया। Which of the following best explains atrophy of skeletal muscles after prolonged limb immobilization? Correct answer is disuse atrophy, जिसमें क्या होता है डिसयूज एट्रोफी में? लॉस ऑफ बोथ सेल नंबर एंड सेल साइज। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्यों होता है? इस्कीमिया की वजह से। Which type of necrosis is most characteristic of TB? Caseous necrosis. Patient myocardial cells show shrinkage, chromatin condensation. अब जैसे ही श्रिंकेज का वर्ड आए तो फौरन क्या सोचना है? इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, एपोप्टोसिस। फैट नेक्रोसिस जो होता है पेंक्रेटाइटिस में, इट इज ड्यू टू लाइपेस mediated fat digestion. Which of the following is an example of pathological hyperplasia? तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की क्या एग्जांपल है इसमें? बिल्कुल सी आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, आज तो मैंने बहुत से इसके आंसर्स आपको खुद बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग अनम्यूट करेंगे और आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 2 MCQs रीड किया करेंगे, ताकि जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना तो आप लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, मेरे करने से फायदा नहीं होगा। समझ आया आज का लेक्चर?
साथ साथ मुझे सजेस्ट करते रहा करें, आपको कोई चीज नहीं समझ आए, कोई चीज आप लोगों को लग रहा है कि ये इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे नहीं है, तो वो आप लोग साथ साथ सजेस्ट करें, ठीक है, ताकि इसको मॉडिफाई करते जाएं हम आपके अकॉर्डिंग। चलें, वेरी गुड। जिस जिस टॉपिक के नोट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी ये आपने सिर्फ फास्ट एड से ही करना है, इसके लिए आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। फास्ट एड में सफिशिएंट दिया हुआ है, फास्ट एड से इसको याद करें। जिधर आपको नोट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको सेंड करूंगी। एक्स्ट्रा पॉइंट जब मैं आपको बताती हूँ वो आप साथ साथ नोट किया करें। बुक्स परचेज कर ली हैं आप लोगों ने? एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपके चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो काइंडली उसे साथ साथ किया करें, क्योंकि इस तरह आप लोग मल्टीपल, मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को मल्टीपल सोर्सेज ऐड करती जाऊँ, ताकि एंड पे आपके पास किताबों का ही लोड इतना हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कहाँ से क्या पढ़ना है। सो अपनी एक बुक खरीदें, उस पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट करें। चलें, वेरी गुड। तो अगर आप डे वन से पढ़ेंगे ना तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका एग्जाम पास हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम पास करना मुश्किल है। अब जो मैं आपको स्केड्यूल्स दूंगी, हर चीज आपको एज अ होल जब आप इसको लेके चलोगे पढ़ोगे तो कोई रीजन नहीं ऐसी बनती कि आपका पास ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एफर्ट पुट कर रहे हो। बैक्स एंड बैक प्रो अपोप्टोटिक है, BCL2 और BCL एक्सएल जो है वो एंटी अपोप्टोटिक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने अब रफीला स्टार्ट करनी है। रफीला की जनरल जो है अपनी खोलें, रफीला के जनरल पैथोलॉजी के पॉइंट्स खोलें। उसमें से जितना कंटेंट दिया हुआ है ऑलमोस्ट 2 पेजेस पे है सिर्फ। ये आपका इसका सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी का रफीला में ना उन्होंने कंबाइंड, अभी नहीं आपने करने डबल MCQs। डबल MCQs अभी नहीं करने, 10 डेज गुजर जाने दें, 10 डेज के बाद हम डबल ऐड करेंगे, ठीक है? अभी कोई MCQs नहीं आपने करने, अभी सिर्फ थ्योरी स्टार्ट करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप MCQ स्टार्ट करें तो कुछ थ्योरी आपने कर ली हो, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं। MCQ जब गलत होते हैं ना तो वो घबरा के मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि मेरे तो मेजोरिटी MCQ गलत हो रहे हैं, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो प्रॉब्लम्स फेस करें। आप लोग 10 डेज थ्योरी को दें, 10 डेज थ्योरी चलने दें, थ्योरी के बाद इंशाल्लाह आपके MCQs इन्हीं टॉपिक्स के MCQs ऐड होंगे। उसके बाद जब आप सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी के जब MCQs करेंगे फिर आपको आसान लगेंगे। फिर अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आ भी जाता है जो इनडायरेक्ट इंजरी कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ठीक है? सो ये सारे जो MCQs हैं इंशाल्लाह 10 डेज के बाद मैं आपके साथ डेली शेयर किया करूंगी MCQs, ताकि आप लोगों को मैं डेली फोर्स कर सकूं कि MCQs करें। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एक ही दिन स्केड्यूल शेयर करके अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं करना। मैंने आपके साथ डेली MCQ शेयर करने हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए और आपको पता हो कि अगर आप डेली MCQ नहीं कर रहे और छोड़ रहे हैं तो आपका कितना नुकसान हो रहा है। अब माशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है उन्होंने डबल ए सारी खत्म की हुई थी, उन्होंने डबल ए के रिवीजन पॉइंट्स भी बनाए हुए थे, वो डबल ए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे थे तो उनको एंड पे उस एफर्ट का फायदा हुआ ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने डबल ए पॉइंट्स, जब डबल MCQ इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो मैं आपको MCQ से पहले मैंने आपका एक सेशन रखा हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि MCQ किस तरह करने हैं आपने। उसके बाद दूसरी चीज कि अब आप रफीउल्लाह खोल लें, रफीउल्लाह पॉइंट्स में से जो आज मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है इसके पॉइंट्स याद करें। अब इसके पॉइंट्स याद करने के साथ साथ इसका थ्योरी फास्टेड से भी याद करें।
सो पॉइंट्स और थ्योरी दोनों चीजें अब आपने याद कर लेनी है कल लेक्चर होने से पहले। कल 9 PM पे लेक्चर है, पूरा दिन है आपके पास याद करने के लिए। ठीक है, यही कल का आपका होमवर्क है। तो केला फेस